बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 2 मार्च के करंट अफेयर का हाईलाइट जो है उसी पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग ध्यान से इस सेशन को सुनते हैं। तो आज के सेशन का पहला हाईलाइट ये है कि इंडिया होस्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टिक एनर्जी सेंटर एट बेंगलुरु। तो बिम्स्टिक के एनर्जी सेक्टर के जो गवर्निंग बॉडी का एक मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज किया था बेंगलुरु कर्नाटक में 27 फरवरी 2023 को, ठीक है। और इसमें जो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने नेवर फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी बातों को हाईलाइट किया ड्यूरिंग द मीटिंग। अगर हम लोग बिम्स्टिक की बात कर लें यहाँ पे, तो देखिए बिम्स्टिक के टोटल मेंबर जो है 7 मेंबर है वर्तमान में। कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है एंड म्यांमार है। ये 7 कंट्री है जो वर्तमान में बिम्स्टिक के मेंबर है। और बिम्स्टिक का मतलब क्या होता है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस। ये जो है सबसे पहले इसमें जो है, अगर हम लोग बात करें कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका जब फॉर्मेशन हुआ था 1997 जून 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। जब कहाँ पे, तो बैंकॉक में, जिसको हम लोग बैंकॉक डिक्लेरेशन के भी नाम से जानते हैं। तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, जब 1997 जून 1997 में साइन किया गया था, तो उस टाइम में 4 कंट्री के द्वारा साइन किया गया था, जिसमें 4 कंट्री कौन थे, इंडिया थे, श्रीलंका थे, थाईलैंड थे एंड बांग्लादेश थे। तो ये 4 कंट्री साइन किए थे। तो कॉरपोरेशन का जो नाम हो गया, क्या हो गया, BIST, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर दिसंबर आते आते म्यांमार भी जुड़ गया 1999 के दिसंबर में जुड़ गए थे ये बिम्स्टिक से। फिर उसके बाद 2004 में हम लोग बात करें तो नेपाल और भूटान जो है जुड़े हैं बिम्स्टिक में, तब जाके ये इनका नाम जो हो गया बिम्स्टिक हो गया, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इनका नाम हो गया। इनका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे, वो ढाका बांग्लादेश में बनाया गया है। तो और ये बेसिकली वो कंट्री है जो बे ऑफ बंगाल के आसपास है। और इसमें 2 ही कंट्री जो है बे ऑफ बंगाल से, या कह सकते हैं कि लैंडलॉक कंट्री है, जो कि बे ऑफ बंगाल बिम्स्टिक के मेंबर है। तो वो 2 कंट्री कौन है, तो नेपाल एंड भूटान है, ठीक है। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग बिम्स्टिक के यहाँ पे बात करें तो इंडिया है बिम्स्टिक के मेंबर, ठीक है। इंडिया बिम्स्टिक के मेंबर है, श्रीलंका बिम्स्टिक के मेंबर है, और आइए थाईलैंड बिम्स्टिक के मेंबर है, म्यांमार बिम्स्टिक के मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, 5 हो गया। और यहाँ पे भूटान और यहाँ पे नेपाल। तो ये टोटल मिलके जो है ये 7 कंट्री है जो बिम्स्टिक के मेंबर है। तो ये इसको याद करने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल वाले कंट्री जितने भी आसपास में है वो सारे लगभग मेंबर है बिम्स्टिक के, और कुछ नहीं भी है तो उस पर उतना नहीं देना है ध्यान। टोटल 7 मेंबर है जो बे ऑफ बंगाल के आसपास है, और 2 कंट्री ऐसा है जो बे ऑफ बंगाल से दूर है। जो 2 कंट्री कौन, नेपाल एंड भूटान है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हाईलाइट ये है कि 2 डे मिलेट्स महोत्सव ऑर्गेनाइज एट द भोजपुर बिहार। देखिए मिलेट महोत्सव अभी ऑर्गेनाइज किया गया था ये भोजपुर बिहार में। भोजपुर बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बिहार मिलेट कॉन्क्लेव एग्जीबिशन ये किया गया था किसके द्वारा, ये किया गया था श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा, जो कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, पशुपति कुमार पारस के द्वारा ये किया गया था। और ये ऑर्गेनाइज कब किया गया था, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था 28 फरवरी से 1 मार्च तक। 28 फरवरी से 1 मार्च तक ये महोत्सव चला था। और इसमें और आप लोग को पता ही होगा कि 2023 जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, क्या किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के घोषित किया गया है 2023 को, ठीक है। क्योंकि ये जो है मिलेट, अगर हम लोग बात करें तो ये छोटे किसान जो है उनके जीने का एक आधार है, और इसमें न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2023 को जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, ठीक है। अब देखिए बिहार की बात हुई तो जिसमें भोजपुर का चर्चा हुआ, तो ये देखिए भोजपुर, ठीक है। भोजपुर ये है जो पटना के बगल में है, और यहाँ पटना है। एक बार देख लीजिएगा, ये मैप कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो चलिए हम बता ही देते, थोड़ा मैप आ ही गया है। तो देखिए बिहार के इस साइड है नेपाल, बिहार के इस साइड है नेपाल, और नेपाल से टच होने वाला जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, अभी क्वेश्चन पूछा भी था बीपीएससी में। तो अब देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करता है, तो ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो इस तरह से 7 ऐसे
डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के बॉर्डर को टच करता है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, ये आप याद रखेंगे। इस साइड है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल से टच करता है, एक है किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट टच करता है। और इसको जो है झारखंड भी टच करता है कटिहार को, अभी बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो इधर से भी 8 डिस्ट्रिक्ट है जो कि टच करता है झारखंड को, इस साइड झारखंड है और इस साइड है उत्तर प्रदेश, और इधर से भी 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है बिहार के जो टच करता है किसको, उत्तर प्रदेश को। तो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है, पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एक क्या है, रोहतास है। यहाँ पे रोहतास हल्का से टच करता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। बाकी अगर हम लोग बात करें तो 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है झारखंड के बॉर्डर से भी, तो वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भोजपुर है और कटिहार है। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है झारखंड को भी। तो इसे मैप है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो मैप आप देखे रहेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा उनका। अगला हाईलाइट ये है कि इंडियन एयरफोर्स, देखिए यहाँ पे इंडिया एयरफोर्स कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज जो अभी देखिए अभी एक एक्सरसाइज जापान के साथ किया है इंडियन एयरफोर्स, तो वो एक्सरसाइज का नाम क्या है, शिन्यू मैत्री जो एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो जापान आर्मी के साथ ऑर्गेनाइज किया गया है जापान में ही, ठीक है। और ये कब से कब एक्सरसाइज होने वाला है, तो 1 से 2 मार्च, ये मतलब हो गया, कल ख़त्म हो गया इनका। और 2023 में हुआ है, 2022 में जब ये एक्सरसाइज किया गया था तो इंडिया के राजस्थान में ये ऑर्गेनाइज किया गया था ये एक्सरसाइज, ठीक है। और एक और एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और जापान के आर्मी के द्वारा होता है, दोनों के बीच होता है, तो उनका नाम है धर्म गार्जन। ये किसका है, ये आर्मी का है, ये बात याद रखेंगे। और ये शिन्यू मैत्री क्या चीज़ का है, तो ये एयरफोर्स का है, ठीक है। जापान और इंडिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। अब देखिए यहाँ पे जापान कंट्री दिख रहा होगा, ऐसे दिखाने का कोई मतलब नहीं है, उतना कुछ बताने वाले हम नहीं हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या है कि बस एक मैप आप देखिए कि ताकि आपके दिमाग में ये बात छप जाए। ये जापान है और जापान की राजधानी कहाँ पे, टोक्यो है। बाकी अगल बगल देख ही सकते हैं कि क्या क्या है। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि जापान का कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है या जिस पे टोक्यो बसा हुआ है, तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा फिजिकल मैप में। ये हालांकि पॉलिटिकल मैप है, तो फिजिकल मैप में आप लोग देख लीजिएगा एरिया वाइज कौन सा आइलैंड जो है जापान का सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, या हिरोशिमा नागासाकी किस आइलैंड पे बसा हुआ है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माउंट फुजी है, तो माउंट फुजी किस आइलैंड पर है, चलिए। और इसके अगल बगल के हम सी की बात कर ले तो पैसिफिक ओशियन इधर है, ठीक है। उसके बाद जापान, सी ऑफ जापान है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, या अगला हाईलाइट की बात करते हैं। तो एशिया लॉन्गेस्ट इवर साइकिल रेस्ट फ्लैग ऑफ फ्रॉम द श्रीनगर टू कन्याकुमारी। देखिए एशिया के सबसे लंबा साइकिल रेस्ट अभी ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में, तो ये कहाँ से, ये साइकिल रेस्ट श्रीनगर से चल के कहाँ पे, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये जाएगा। इसमें लगभग जो है ये लगभग 3651 किलोमीटर दूरी तय किया जाएगा जो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक होगा। इसमें टोटल 29 साइकिलिस्ट भाग लिए थे, जिसमें क्या है एक महिला भी है, ठीक। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको मैप दिख रहा होगा, श्रीनगर कहाँ पे है, यहाँ पे श्रीनगर से होते हुए ऐसे करके कन्याकुमारी तक ये जाने वाला है, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाने वाला है, ये तमिलनाडु तक जाने वाला है। और एशिया में होने वाले साइकिल रेस में सबसे लंबा अभी तक का यही है, ठीक है, जिसमें लगभग 3600 किलोमीटर दूरी तय किया जाएगा इस साइकिल रेस के द्वारा। चलिए अगला हाईलाइट ये है, बोला तिनुबू इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नाइजीरिया। तो देखिए नाइजीरिया का भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है 1 मार्च 2023 को, और ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम है ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और ये जब से कंट्री में मतलब नाइजीरिया में जब से डेमोक्रेटिक रूल लागू हुआ है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल कब लागू हुआ था, 1999 में लागू हुआ था, तब से ये 5वां प्रेसिडेंट है कंट्री का, ठीक है। यहाँ पे जो करेंसी चलता है नाइजेरियन नायरा चलता है, यहाँ के करेंसी का नाम है। यहाँ पे जैसे आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे ये अभी हम बताए थे आपको APC मतलब कि ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इस बार के जो ये इलेक्शन लड़े थे तो इनका जो स्लोगन था
इमिलोकाम। इमिलोकाम मतलब होता है क्या, इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी। ठीक है, अब देखिए नाइजीरिया का हम लोग थोड़ा मैप पे देख लेते हैं। ये अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट है, ये अफ्रीका महादेश है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नाइजीरिया, यही है नाइजीरिया। ठीक है, ये इसका कैपिटल कहाँ है, अबूजा, अबूजा इसका कैपिटल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ठीक, यहाँ पे एक और बात देख लीजिए, यहाँ पे जो है मेडिटेरियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को जोड़ने वाला यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कहा जाता है इसको। जो यहाँ पे कंट्री देख रहे हैं वो स्पेन है, यहाँ पे मोरक्को है। तो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो है स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। ठीक है, और ये स्टेट ऑफ गिब्राल्टर को की ऑफ मेडिटेरियन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने आने का रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे स्वेज नहर है और ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को क्या करता है, जोड़ता है। तो चलिए इतना काफ़ी है। चलिए अगला हाईलाइट ये है कि जापान, यूएसए, साउथ कोरिया, ताइवान क्या लॉन्च किया है ये, तो चिप 4 टॉक फॉर द सप्लाई चेन ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो देखिए सेमीकंडक्टर को सप्लाई करने के लिए चिप 4 अलायंस या चिप 4 मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 4 देशों के द्वारा, जिसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे, जापान, यूएसए, साउथ कोरिया एंड ताइवान, ये चारों देश के मिलके। ठीक है, ताकि जो सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई है आपस में सारे को करते रहे। ताकि देखिए अगर आप लोग जानते होंगे कि यूएस और चाइना के बीच हमेशा से टेक वार रहा, तो जैसा कि आप जानते ही है कि वहाँ पे चाइना में क्या होता है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जाता है। तो इसी को बीट करने के लिए ये सारे कंट्री जो है एक वर्चुअली कॉन्फ्रेंस रखा, जिनका नाम दिया गया चिप 4 एयरलाइंस। मतलब जो सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई है वो एक दूसरे से सहयोग से बने रहना चाहिए, ताकि ये चाइना के टेक्नोलॉजिकल मार्केट को क्या कर सके, बीट कर सके। ठीक है, तो यही है चिप 4 एयरलाइंस। और ये किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था जापान, यूएसए, कोरिया, कोरिया का मतलब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो नहीं, ताइवान। ठीक है, ये 4 कंट्रियों के मध्य हुआ था ये। अगला हाईलाइट ये है कि रिलायंस जियो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड जो है टेलीकॉम सेक्टर में कौन है, रिलायंस जियो है। ठीक, और ये एक रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया, वो रिपोर्ट जो जारी किया गया है वो किया गया ब्रांड फाइनेंस 2023 रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि रिलायंस जियो जो है सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड है। तो पहले नंबर पे कौन है भाई, तो पहले नंबर पे स्विसकॉम है, जिसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैंक। ठीक है, ये स्विसकॉम है जो 1 नंबर पे है, ग्लोबली की बात कर रहे हैं हम लोग, और रिलायंस जियो जो है ये 2 नंबर पे है। इसका जो रैंक था 2022 में ये 5 नंबर पे था, और इस बार जो है ये 2 नंबर पे आ गया। इसमें क्या होता है कि ब्रांड फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जो एक रेटिंग देता है, स्कोर देता है, तो इस स्विसकॉम को दिया गया है 90 आउट ऑफ 100 और 92 दिया गया है, और रिलायंस जियो के दिया 90 आउट ऑफ द 100, और दोनों को AAA+ रेटिंग दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिलायंस जियो जो है दुनिया का दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड है। तो पहला है कौन सा, पहला है स्विसकॉम। अगला हाईलाइट ये है डॉक्टर मनसुख मांडविया फ्लैग ऑफ जन औषधि रथ इन न्यू दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, इन्होंने अभी जन औषधि रथ एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में। इसमें जन औषधि रथ का चलाने का जो मुख्य कारण ये था कि गवर्नमेंट एक टारगेट सेट किए हैं कि जन औषधि केंद्र जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितना तक सेटअप करना चाहिए, 10,000 जन औषधि केंद्र मतलब सेटअप हो जाना चाहिए। जन औषधि का केंद्र है क्या, यहाँ पे क्या होता है, मेडिसिन मिलता है। ठीक है, और मेडिसिन वो भी एट लोअर प्राइस, बहुत सस्ते दामों में मेडिसिन मिलता है। और यहाँ पे किस तरह का मेडिसिन मिलता है, जेनरिक मेडिसिन मिलता है। तो ये भी उसी तरह का मेडिसिन है बट एट लोअर प्राइस पे मिलता है। तो इसीलिए उन्होंने डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अभी एक जन औषधि रथ का चलाया न्यू दिल्ली में। अगला है 9 नंबर हाईलाइट ये है IIT मद्रास साइन मॉ विद द डेनमार्क ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल। अभी डेनमार्क के किंग जो है
इंडिया आए हुए थे और इनकी पत्नी भी साथ में थी। तो इन्होंने आईआईटी मद्रास से एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल डेवलपमेंट के लिए क्या करें, एक मॉस साइन किया, जो कि क्या होगा, हाइड्रोजन बेस्ड फील्ड होगा। हाइड्रोजन बेस्ड फील्ड होगा, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट क्लीन होगा, इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, CO2 का उत्सर्जन कम रहेगा। ठीक है, तो ये सब मुख्य बात है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल का। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क का जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। यहाँ पे स्वीडन देख सकते हैं, यहाँ पे जर्मनी है। ठीक है, तो ये सब कंट्री है अगल बगल। एक बार आप लोग मैप देख लीजिएगा। अगला हाईलाइट ये है कि कर्नाटक, गुजरात टॉप इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट द क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए जो टॉप स्टेट है हमारे इंडिया में, वो कौन है, कर्नाटक है, गुजरात है। ये दो है जो टॉप में आते हैं क्लीन एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए। क्लीन एनर्जी होता क्या है? क्लीन एनर्जी वो होता है जिसको उपयोग से CO2 गैस का उत्सर्जन कम हो और इन्वायरमेंट जो है वो क्या रहे, क्लीन रहे। तो यही है क्लीन एनर्जी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सोलर प्लेट है, सोलर पैनल है, इससे भी क्लीन एनर्जी मिलती है। और अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब जो कंट्री, ये सब जो देश है, ये लैगिंग करता है, मतलब कि उतना अडॉप्ट नहीं किया। यहाँ पे CO2 लेवल जो बहुत हाई उत्सर्जन रेट है यहाँ पे। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो पब्लिश किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर द एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा ये किया गया है। ये इंडिया का 16 स्टेट पर ये कंडक्ट किया गया था, जिसमें पाया गया कि कर्नाटक और गुजरात जो है टॉप इंडियन स्टेट है क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।